गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम आपके तीसरे पेपर जेंडर एंड मीडिया स्टडीज के ऊपर बात करेंगे। तो आज हम इसका पहला यूनिट कवर करेंगे, जिसके अंदर हम जेंडर का डेफिनेशन क्या है, जेंडर इनइक्वलिटी सेक्सिज्म क्या है, जेंडर एक एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन क्या है, पैट्रियार्की का क्या सिस्टम है सोसाइटी में, सोशल स्ट्रक्चर और इसका सोशल इंस्टीट्यूशंस, फेमिनिज्म का क्या कंसेप्ट है, इसके अलावा रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड मीडिया, रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी, सोर्सिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जेंडर को कैसे जो है डिफाइन किया जाता है। तो जेंडर की अगर हम बात, जेंडर एक जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी फैसेटेड कंसेप्ट है। इसमें बहुत सारे जो है एक रेंज ऑफ सोशल कल्चरल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स काम करते हैं और इन सब से मिलके ही जेंडर बनता है। ये एक बाइनरी अंडरस्टैंडिंग जो है मेल या फीमेल क्या है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो है इसके बाहर, इससे ज़्यादा बढ़ की बात है। और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जेंडर की आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन, जेंडर रोल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है शामिल होती हैं। कुछ आप जो डेफिनेशंस हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल का कोई भी अपना जो है खुद का ओन जेंडर के बारे में अपना एक सेंस क्या पैदा होता है कि वो एक मेल है या फीमेल है, या फिर एक ब्लेंड है दोनों का। जैसे कि जेंडर क्वियर जो है, क्वियर कम्युनिटी आजकल बोला जा रहा है इसको जो है, या फिर उसको नॉन बाइनरी भी बोला जाता है। ये जो है ना तो मेल है ना तो फीमेल है, दोनों में अपने आप को शामिल नहीं करते हैं। ये कोई भी अपना जो है एक वो कर लेते हैं। तो या फिर जैसे कुछ अलग है इंटायरली। तो इस सब चीज़ों को जेंडर आइडेंटिटी एक इंटरनल प्रोसेस होता है, जो कि आपका हो सकता है कि आपका एक्चुअल सेक्स है उससे असाइंड हो, बर्थ के टाइम पे जो आपको सेक्स मिला हुआ है या ना हो। नेक्स्ट है जेंडर एक्सप्रेशन। जेंडर एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि एक इंडिविजुअल किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ये अपना बातचीत बिहेवियर के ऊपर भी हो सकता है, क्लॉथिंग के ऊपर भी हो सकता है, इंडिविजुअल का हेयर स्टाइल भी हो सकता है, और बाकी बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो सोसाइटी के अंदर आप देखते हैं। ये मास्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, या एंड्रोजिनस भी हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो जेंडर के अंदर बहुत टाइप के जेंडर हैं, उनके अंदर कुछ भी हो सकता है। आजकल ये LGBTQ जो कम्युनिटी वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। जेंडर रोल की अगर हम बात करें तो सोशल और कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जो भी किसी पर्टिकुलर जेंडर के साथ एक एसोसिएटेड नॉर्म होता है, तो उसको हम जेंडर रोल बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं कि लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो मैन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, बीच बीच में रोना नहीं चाहिए। जबकि वुमेन जो है क्या है कि उनके अंदर एम्पैथी होना चाहिए, उनके अंदर नर्चरिंग का होना चाहिए, उनका स्वभाव ही अलग होना चाहिए। तो इस तरह से जेंडर रोल अलग अलग सोसाइटी के अंदर बने हुए हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन। अगर हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करें तो आपका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन जिस तरफ होता है, आ, वो भी आपके जेंडर को एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अफेक्ट करता है। अगर सेक्सुअल ओरिएंटेशन आपका जो है एक तरह से इंडिविजुअल का, किसी का आप देखेंगे कि एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन किस तरह से होता है। आप जब बहुत सारे लोग होते हैं, देखो होमोसेक्सुअल बोला जाता है, जो कि मैन जो है मैन के साथ ही सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। बाईसेक्सुअल होता है, और इसके अलावा जो है एसेक्सुअल होता है। तो एसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि वो अपोजिट सेक्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं, मैन वुमेन के साथ, वुमेन मैन के साथ। और बाइसेक्सुअल में
आप दोनों के साथ ही अट्रैक्ट होते हैं। हेट्रोसेक्सुअल में हेट्रोसेक्सुअल में आप अपोजिट के साथ अट्रैक्ट होते हैं। एसेक्सुअल में आप जो है आपका कोई जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन या किसी के प्रति जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो उनको जो है सेक्स से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो सोसाइटी के अंदर होता है अ, वो भी एक जो है समझ लीजिए कि जेंडर को डिफाइन करने में हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें जेंडर इनइक्वलिटी की, तो इनइक्वलिटी का मतलब ये होता है कि अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है किसी के साथ, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज उनको दी जाती हैं, अनइक्वल रिसोर्सेज हो जाते हैं जो कि इंडिविजुअल को उनके जेंडर की वजह से उनको फेस करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि आप बात करेंगे इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। आप बहुत सारी वुमेन को आप देखेंगे कि वो लोगों से उनको मन से कम उनको दिया जाता है, क्योंकि उनको समझते हैं कि वो उतना ज़्यादा जो है उनके अंदर पावर नहीं है। स्पेशली लेबर वर्क वगैरह में देखेंगे आपको काफ़ी डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। इसी तरह से हाई पेइंग प्रोफेशंस, लीडरशिप पोजीशंस के अंदर भी आप देखेंगे काफ़ी डिफ्रेंशिएशन उनके साथ किया जाता है। पॉलिटिकली अंडर रिप्रेजेंटेशन है। अ, आप देखेंगे पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को जो है अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है। डिसीजन मेकिंग रोल्स के अंदर भी अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि हम हमको पता है कि उनका भी एक जो है सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन सोसाइटी के अंदर है, ऑलमोस्ट इक्वल टू मैन। एजुकेशन की बात करें तो गर्ल्स के लिए आप देखेंगे बहुत सारे जो है एजुकेशन के बैरियर्स डाले जाते हैं उनको, और इसी वजह से स्पेशली आप देखेंगे रूरल एरियाज़ में लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, साथ साथ उनको काफ़ी बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाती हैं। वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड वायलेंस, जैसे कि आप देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट, डिस्प्रपोर्शनेटली डिस्प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ें जो है वुमेन को काफ़ी अफेक्ट करती हैं। जेंडर के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो वर्क प्लेस के ऊपर भी हो सकता है इसका इफ़ेक्ट, और बहुत सारे और भी कंटेक्स्ट के ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। अनइक्वल हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप देखेंगे जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स में होते हैं उसमें घर के काम में काफ़ी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, खाना वाना पकाना हो गया, बच्चों की देखभाल करना हो गया, घर को संभालना हुआ। इस तरह से वर्क प्लेस में इन सब चीज़ों में वुमेन का जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से बाहर की एक्टिविटीज़ में वीमेन को इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता और उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट है सेक्सिज्म। सेक्सिज्म एक फॉर्म ऑफ प्रेजुडिस है और डिस्क्रिमिनेशन है इंडिविजुअल के सेक्स या जेंडर के ऊपर आधार बना करके। तो सेक्सिज्म जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है। अगर हम सेक्सिज्म के टाइप की बात करें तो एक हॉस्टाइल सेक्सिज्म बोला जाता है, एक बेनेवोलेंट सेक्सिज्म, और तीसरा जो है इंटरसेक्शनल सेक्सिज्म। हॉस्टाइल सेक्सिज्म जो होता है इसमें किसी जेंडर के प्रति एक निगेटिव एटीट्यूड और बिलीफ पैदा करना, जिसकी वजह से आपका बिहेवियर और आपके एक्शंस जो है उस पार्टिकुलर जेंडर के प्रति काफ़ी हार्मफुल हो जाते हैं। जैसे मैन जो है वुमेन को उनके प्रति एक जो है अलग एटीट्यूड रखते हैं। इसी तरह से बेनेवोलेंट सेक्सिज्म के अंदर आप बाहरी तौर पे देखेंगे तो एक काफ़ी पॉजिटिव इसके अंदर एटीट्यूड दिखाई पड़ता है, लेकिन ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स की वजह से उतना ज़्यादा उसका जो है मतलब जो इक्वलिटी देना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इंटरसेक्शनल सेक्सिज्म में ये एक्नॉलेज करता है कि इंडिविजुअल उनकी इंटरसेक्शनैलिटी के हिसाब से
सेक्सिज्म को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे कि रेस, एथनिसिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है इसका इफेक्ट होता है। तो जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए और सेक्सिज्म को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे एफर्ट सोसाइटी की तरफ से भी किए गए हैं और साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी किए गए हैं, जिसमें लीगल प्रोटेक्शंस हैं, एडवोकेट करना जो है इन सब चीज़ों को, और एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा देना, कल्चरल चेंज के ऊपर काम करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। जेंडर इक्वालिटी बहुत ही क्रूशियल है एक अच्छा इंक्लूसिव सोसाइटी डेवलप करने के लिए, जहाँ पे इंडिविजुअल अपने जेंडर आइडेंटिटी को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें और अपने एस्पिरेशन को बिना किसी भी डिस्क्रिमिनेशन या बयास के कैरी ऑन कर सकें। उसके लिए जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन। तो जेंडर का कंसेप्ट एज ए सोशल कंस्ट्रक्टर एक जो बहुत ही फंडामेंटल आइडिया है सोशियोलॉजी में और जेंडर स्टडीज़ के अंदर। ये इस नोशन को, इस सोच को कि जेंडर जो है एक बायोलॉजिकल फैक्टर के द्वारा, सेक्स के द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है, इस चीज़ को ये चैलेंज करता है और एक एम्फेसाइज करता है कि सोसाइटी और कल्चर का कहीं न कहीं बहुत बड़ा हाथ है जेंडर को शेप करने में, इसको डिफाइन करने में कि मेल क्या है, फीमेल क्या है या कोई दूसरा जेंडर क्या है। अब इसके ऊपर कुछ जो है एक्सप्लेनेशंस के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जेंडर वर्सेस सेक्स। तो सेक्स क्या होता है? सेक्स क्या है? सेक्स एक बायोलॉजिकल और फिजिकल एट्रीब्यूट है। ये मेल और फीमेल को इनके जेनिटलिया की जेनिटल पार्ट्स की वजह से, क्रोमोसोम की वजह से और हार्मोन लेवल की वजह से, इन तीन चीज़ों के ऊपर इसको डिफरेंशिएट करता है। सेक्स को मेल या फीमेल जनरली कैटेगराइज किया जाता है और इसके अंदर काफ़ी जो है अभी इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, जिनके अंदर जो है बहुत सारा सेक्स कैरेक्टरिस्टिक में वेरिएशन होता है। तो एक मेल है, उसके अंदर भी आप देखेंगे बहुत सारे जो है आपके इंडिविजुअल एट्रीब्यूट होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो बिहेवियर उनका फीमेल के जैसा होता है। तो इसी तरह से जो है फीमेल में भी होता है काफ़ी। नेक्स्ट है हम जेंडर के ऊपर कैसे करते हैं। जेंडर एक जो है सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है कि कौन मेल है, कौन फीमेल है या कौन जो है दोनों में से अ, अलग है। इसके अंदर उनके रोल्स, सोसाइटी के अंदर एक्सपेक्टेशंस, बिहेवियर और उनकी आइडेंटिटी, जो कि अलग अलग सेक्सेस को, मेल को, फीमेल को सोसाइटी एट्रीब्यूट करती है। जेंडर बायोलॉजी से आगे की बात है और अलग अलग कल्चर और हिस्टोरिकल पीरियड्स के हिसाब से ये वेरी करता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जेंडर और सेक्स के अंदर ये डिफरेंशिएशन है। जेंडर जहाँ आपका सोसाइटी से रिलेटेड है, वहाँ सेक्स आपका फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। तो सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट व्यू ये आर्गू करता है कि जेंडर एक ओनली बायोलॉजिकल डिटरमिन ट्रेट नहीं है, बल्कि ये जो है सोशल नॉर्म्स, बिलीफ्स और एक्सपेक्टेशन की वजह से आपका बना हुआ है। जेंडर के रोल, इनके बिहेवियर और आइडेंटिटी ये रीइंफोर्स और कंस्ट्रक्ट की जाती हैं थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिसके अंदर आपका फैमिली भी हो जाता है, परिवार से शुरू होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इसमें भूमिका निभाते हैं, मीडिया भूमिका निभाती है और बाकी आपकी सोसाइटी के बाकी जितने भी तरह के ग्रुप्स वगैरह होते हैं वो भी इसमें काफ़ी इनका रोल होता है। सोसाइटल नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस जेंडर के इर्द गिर्द
समय के साथ चेंज भी होते रहते हैं। कल्चर, हर एक कल्चर में आप देखेंगे अलग अलग टाइप के जेंडर्स जो है इनका सोच होता है। और इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जेंडर एक कोई फिक्स टर्म नहीं है, यह एक यूनिवर्सल टर्म नहीं है, बल्कि एक डायनेमिक और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेंडर का इम्प्लीकेशन क्या है सोशल कंस्ट्रक्शन में। तो जेंडर का रोल और एक्सपेक्टेशंस जितने भी हैं वो लिमिटिंग या रिस्ट्रिक्टिव हो सकते हैं, और ये इस चीज़ को भी डिक्टेट करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल्स को बिहेव करना चाहिए, कैसे उसको ड्रेस करना चाहिए, और अपने आप को कैसे जो है सोसाइटी के अंदर एक्सप्रेस करना चाहिए, एक तरह से जिस जो उसको जो है एक जेंडर दिया गया है, चाहे वो फेमिनिन है चाहे मास्कुलिन है। तो ये इस चीज़ को भी अलाउ करता है कि ज़्यादा इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए जेंडर का, और ये भी एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि ट्रेडिशनल बाउंड्री कैटेगरीज में मेल या फीमेल में जो है सारे के सारे लोग जो है नहीं फिट होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि थर्ड जेंडर भी कभी जो है नाम कभी कभी आता है। तो ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि सोशल कंस्ट्रक्शन इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि इंडिविजुअल के पास ये फ्रीडम है कि अपनी जेंडर आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करें, और उनको जेंडर एक्सप्रेशन की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। नेक्स्ट है इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी का कंसेप्ट जो है ये एक्नॉलेज करता है कि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो जेंडर को जितने भी सोशल फैक्टर्स होते हैं उनके हिसाब से एक्सपीरियंस करते हैं। सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं रेस, एथनिसिटी, क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। ये इंटरसेक्टिंग आइडेंटिटी जितनी होती हैं ये एक तरह से जेंडरों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन लाती हैं। इसी तरह से जो उनके प्रिविलेजेज होते हैं उसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन लाती हैं, जिसकी वजह से आप जो है एक सारे इंडिविजुअल अपना अलग अलग एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस जो है सोसाइटी के अंदर लेते हैं। सोशल चेंज एंड जेंडर। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट समझना जो है एक बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल है जेंडर इक्वलिटी के ऊपर एडवोकेट करने के लिए, और जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है और स्टीरियोटाइप्स है उनको चैलेंज करने के लिए। ये सपोर्ट करता है बहुत सारे एफर्ट को कि जो रिजिड एक बहुत ही समझ लीजिए बहुत ही रिजिड जो है जेंडर नॉर्म्स बने हुए हैं सोसाइटी के अंदर, उनको किस तरह से ब्रेक किया जाए, सोसाइटी के अंदर इंक्लूसिविटी प्रमोट की जाए, और एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट किया जाए जहाँ पे सारे इंडिविजुअल अपनी जेंडर आइडेंटिटी को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं बिना किसी फियर के और बिना किसी प्रेजुडिस के। तो हम ये बोल सकते हैं कि जेंडर का आइडिया एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन ये हाईलाइट करता है कि सोसाइटी का कितना रोल, कल्चर का कितना रोल और सोशल नॉर्म्स का कितना रोल है एक जेंडर की अंडरस्टैंडिंग और उसकी शेपिंग में। जो ट्रेडिशनल बाइनरी नोशंस हैं जेंडर का, वो ये इसको इन चैलेंज करता है और लोगों को इस चीज़ के लिए इनकरेज करता है कि वो ज़्यादा जो है फ्लूइड और इंक्लूसिव हों, और जितने भी जेंडर्स हैं उनकी आइडेंटिटीज और एक्सप्रेशंस हैं उनको जो है एक तरह से समझ लो रिस्पेक्ट प्रोवाइड करें और साथ साथ उनको उनको वैल्यू करें। नेक्स्ट हम अभी बात करेंगे पैट्रियार्ची। सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशंस, फेमिनिज्म, कम्युनिकेशन, रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड मीडिया। तो कंसेप्ट पैट्रियार्ची का जो होता है फेमिनिज्म, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं और बहुत ही क्रूशियल रोल जो है सोसाइटल नॉर्म्स और जेंडर डायनेमिक्स के लिए प्ले करते हैं। अभी हम बात करेंगे वन बाय वन। तो पैट्रियार्की की अगर बात करें, पैट्रियार्की क्या है, एक सोशल सिस्टम है, यह एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो मेन होते हैं उनका प्राइमरी
पावर वो होल्ड करते हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप, मोरल अथॉरिटी, सोशल प्रिविलेजेस और रिसोर्सेज के ऊपर एक उनका डोमिनेशन समझ लीजिए कि होता है सोसाइटी के अंदर, जो पैट्रियार्की सोसाइटी होती है। इसकी वजह से वुमेन को कहीं न कहीं एक सबऑर्डिनेशन के रोल में देखा जाता है, और उनको एक मार्जिनलाइज सोसाइटी के अंदर देखा जाता है। पैट्रियार्की के अंदर जो की पॉइंट्स होते हैं, वो है सबसे पहले जेंडर हायरार्की। पैट्रियार्की एक हायरार्की इस्टेब्लिश करता है पावर का जेंडर के बेस के ऊपर, जहाँ पे मेन आप देखेंगे सुपीरियर दिखाए जाते हैं और वुमेन को इन्फीरियर दिखाया जाता है। और इसके अंदर जो है मेन को ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स दी जाती हैं, और पावर का जो ट्रांसफ़र होता है वो मेन से मेन की तरफ ही होता है। इसी तरह अगर जेंडर रोल की बात करें, ट्रेडिशनल जेंडर रोल एक्सपेक्टेशंस को ये इन्फोर्स करता है, और मस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी के बारे में एक जो है स्टीरियोटाइप जो है समझ लीजिए कि पैदा करता है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेक्सिज्म, पैट्रियार्की सेक्सिज्म को समझ लीजिए कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर देता है, जिसकी वजह से जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, अनइक्वल एक्सेस और अपॉर्चुनिटी, जो जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं उनके लिए अनइक्वल एक्सेस, ये सारी चीज़ें जो है आप सोसाइटी के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं। दूसरी तरफ हम अगर फेमिनिज्म की बात करें, तो फेमिनिज्म एक सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट है। ये पैट्रियार्की की वजह से जो समझ लीजिए इनइक्वलिटी सोसाइटी के अंदर या जेंडर इनइक्वलिटी होती है, उन इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करता है। सॉरी, उनको एड्रेस करने की कोशिश करता है, और चैलेंज भी उनको करता है। जो फेमिनिज्म के की एस्पेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर आप देखेंगे जेंडर इक्वलिटी आती है, जैसे कि ये एडवोकेट करता है जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए लाइफ के सारे एस्पेक्ट के अंदर, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, एजुकेशन हो या पर्सनल रिलेशनशिप हो, इनमें सब में जेंडर इक्वलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंटरसेक्शनैलिटी, जो मॉडर्न फेमिनिज्म है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि सोशल फैक्टर जैसे कि रेस, क्लास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये जो है इंटरसेक्शन जो होते हैं जेंडर के, इनको भी जो है ये रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा डाइवर्स पर्सपेक्टिव, फेमिनिज्म एक रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स को इनकम्पास करता है, जैसे कि लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म आदि आदि, बहुत सारे जितने भी हैं। अब हम अगर कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पैट्रियार्कल नॉर्म्स को रीइंफोर्स करने के लिए और फेमिनिस्ट आइडियल्स को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि मीडिया रिप्रेजेंटेशन, मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टीवी, फिल्म, प्रिंट, डिजिटल, ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स और स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट करते हैं। तो एक कम्युनिकेशन अगर आप करेंगे, तो उनको डाइवर्स और एम्पावरिंग रिप्रेजेंटेशंस जेंडर के जो है आप उनको दिखा करके उसको चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज जेंडर बयास को रीइंफोर्स करता है, जैसे जेंडर प्रोनाउंस, स्टीरियोटाइप्स और बयास लैंग्वेज की वजह से। तो इसमें इंक्लूसिव और जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, और इस तरह से अपने एफर्ट्स लाना लैंग्वेज के अंदर, ताकि वो फेमिनिस्ट गोल्स को सपोर्ट करें। इसके अलावा इंटरसेक्शनल डिस्कोर्स, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है आप विद इन फेमिनिज्म अगर आप करेंगे, तो वो रिकॉग्नाइज करता है इंटरसेक्शनलिटी जेंडर का और बाकी आइडेंटिटीज़ के बारे में। इस तरह से एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है और सॉलिडरिटी पैदा करता है बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स के बीच में। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड मीडिया। तो मीडिया इंक्लूड करते हैं, जैसे इसमें न्यूज़, इंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग,
और सोशल मीडिया आजकल जितने भी यूट्यूब वगैरह सारे इंस्टाग्राम है, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पब्लिक परसेप्शन किसी भी जेंडर के प्रति बनाने में। और जो जेंडर नॉर्म्स हैं उनको जो है समझ लीजिए एक चैलेंजिंग जो है जेंडर नॉर्म्स को रीइंफोर्स करने में भी मदद करते हैं। अगर हम स्टीरियोटाइपिंग की बात करें तो आप देखेंगे कि मीडिया के अंदर अक्सर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वुमेन का एक पैसिव इमोशनल और अपीयरेंस के ऊपर फोकस्ड दिखाया जाता है, उसमें पोर्ट्रे किया जाता है, जबकि मेन को एक स्ट्रांग रेशनल और डोमिनेट दिखाया जाता है। इसी तरह से अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, वुमेन का अंडर रिप्रेजेंटेशन या मिस रिप्रेजेंटेशन या एक तरह से मार्जिनाइज जेंडर की तरह मीडिया के अंदर रिप्रेजेंट किया जाना, ये जो है कंट्रीब्यूट करता है उनकी इनविजिबिलिटी को, और पावर इम्बैलेंस इसकी वजह से पैदा करता है ये। फेमिनिस्ट मीडिया, जो फेमिनिस्ट मीडिया होती है वो एम उसका ये होता है कि अल्टरनेटिव नैरेटिव और रिप्रेजेंटेशंस एक तरह से चलाना जो कि ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज करें और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को एम्पावर करते हैं। मीडिया लिटरेसी की अगर हम बात करें, मीडिया लिटरेसी इंडिविजुअल्स को इस चीज़ में मदद कर सकता है कि वो किसी भी मीडिया को जो है मीडिया मैसेजेस को क्रिटिकली एनालाइज करें और सेक्सिज्म, ऑब्जेक्टिफिकेशन और जेंडर बयास की जहाँ जहाँ पे भी चीज़ें आती हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनको जो है अवॉइड, सोसाइटी में उन सब चीज़ों को जो है अवॉइड करने की कोशिश करें। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पैट्रियार्की तो एक सोशल स्ट्रक्चर है, फेमिनिज्म उस चीज़ को चैलेंज करने के लिए एक बनाया गया है, चेंज करने के लिए। और फेमिनिज्म ये मानता है कि क्योंकि वीमेन जो है एक तरह से सोसाइटी के अंदर सप्रेस्ड हैं और उनको जो है एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उनको पूरा जो है इक्वलिटी नहीं दी गई है, तो उन सब चीज़ों को चैलेंज करने के लिए एक फेमिनिज्म समझ लीजिए कि लाइट में आया। अब इसको मीडिया के साथ अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना, स्पेशली मीडिया क्योंकि हर जगह पहुंचता है, ये सोसाइटल परसेप्शन जो जेंडर का है उसको चेंज करने में काफ़ी मदद करता है। और जो पावर डायनेमिक्स हैं सोसाइटी के अंदर मेन का और वीमेन का, इस चीज़ को भी जो है एक तरह से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है। फेमिनिस्ट एफर्ट्स जितने भी होते हैं वो जो मीडिया के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं चैलेंजिंग टाइप के, वुमेन को जैसे बहुत ही थिन और ये सब दिखाना, जीरो फिगर, ये सब चीज़ें जो चलती हैं, और तो उन सब चीज़ों को ये चैलेंज करता है और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रोल ऑफ मीडिया इन ए सोसाइटी। मीडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल होता है सोसाइटी के अंदर। ये एक इंफॉर्मेशन के सोर्स का जरिया होता है, पब्लिक डिस्कोर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है, और गवर्नमेंट और जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, इनके लिए एक वॉच डॉग का भी काम करता है। इनका रोल होता है कि न्यूज़ को सोर्स से निकालना, उसको रिपोर्ट करना, पब्लिक को उस चीज़ों को प्रोवाइड करना एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन के तौर पे, ये इनका जो है एम होता है। कुछ की एस्पेक्ट्स हैं मीडिया का न्यूज़ को आप समझ लीजिए सोर्सिंग और रिपोर्टिंग करने के लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले रोल ऑफ मीडिया इन सोसाइटी में है इन्फॉर्मिंग द पब्लिक। प्राइमरी फंक्शन मीडिया का होता है पब्लिक को इन्फॉर्म करना। कोई भी करंट हैपनिंग हुई है, कोई इशू हुए हैं, कोई डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो लोकल, नेशनल या ग्लोबल लेवल के ऊपर, तो ये इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स के लिए बहुत ही इसेंशियल होती है ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बने, सिविक लाइफ में अपने आप को इंगेज करें और वर्ल्ड जितना जो वर्ल्ड अराउंड उनके जो घूम रहा है इर्द गिर्द दुनिया जो है उसको बारे में पूरी अच्छी तरह से समझें। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट।
मीडिया एक वॉचडॉग का काम करता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस बिजनेसेस अकाउंटेबल करने के लिए, उनके एक्शंस के लिए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आप देखेंगे करप्शन को अनकवर करता है, पावर एब्यूज़ को जो है ये एक तरह से समझ लीजिए कि चैलेंज करता है, और जितने भी गलत काम कहीं हो रहे थे उसके ऊपर भी काफ़ी जो है एक वॉचडॉग का काम करता है। इसी तरह अगर पब्लिक डिस्कोर्स की बात करें तो मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं पब्लिक डिस्कोर्स के लिए और डिबेट वगैरह के लिए, वह बहुत सारे तरह के टॉपिक्स के ऊपर, जिसकी वजह से आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और व्यू पॉइंट्स आप जो है फैसिलिटेट कर सकते हैं। ये हेल्प करता है पब्लिक ओपिनियन को शेप करने में, और एक वाइब्रेंट आप समझ सकते हैं डेमोक्रेटिक सोसाइटी को जो है ये समझ लीजिए बढ़ावा देता है एक तरह से। इंटरटेनमेंट एंड कल्चर, न्यूज़ का काम खाली आप जो है मीडिया का काम ओनली न्यूज़ देना नहीं होता है। मीडिया इंटरटेनमेंट भी ऑफर करता है, जैसे आप देखेंगे बहुत सारी मूवीज़ के थ्रू, टीवी शोज़, म्यूजिक और स्पोर्ट्स कवरेज के द्वारा ये कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को भी इन्फ्लुएंस करता है। एजुकेशन, मीडिया जैसे आप देखेंगे बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्रीज और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स बना करके एक बहुत अच्छा एजुकेशनल फंक्शन का काम करता है। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक या कोई भी हैपनिंग के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करके और सारे जो है जितने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके सोसाइटी में एक तरह से समझ लीजिए कि एजुकेशन बांटने का भी काम करता है। फॉस्टरिंग कम्युनिटी, लोकल मीडिया जैसे न्यूज़पेपर्स, कम्युनिटी रेडियोस, ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए कम्युनिटी के अंदर, और जितने भी उनके रीजन से स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है उनको उन तक पहुंचाने में भी बहुत ज़रूरी काम करते हैं। नेक्स्ट है सोर्सिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ न्यूज़। तो पहले इसमें न्यूज़ गैदरिंग की बात करेंगे। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जर्नलिस्ट को एम्प्लॉय करती हैं, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट और करेस्पॉन्डेंट्स को, जो कि न्यूज़ को गैदर करते हैं। इसमें रिसर्च का भी काम हो सकता है, सोर्सेस का इंटरव्यू करना, इवेंट्स को अटेंड करना, और डेवलपमेंट बहुत सारे जो होते हैं उनको जो है मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट है सोर्स इवेलुएशन। जर्नलिस्ट को क्रिटिकली इवेलुएट करना चाहिए क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी जो है जो भी सोर्सेज होते हैं उनकी। बहुत सारे जो है मल्टीपल सोर्सेज अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए, और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन के अंदर है। एथिकल स्टैंडर्ड्स, जर्नलिस्ट एक सेट ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड से गाइड होते हैं, जिसके अंदर फेयरनेस होने का प्रिंसिपल होना, एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी, ये चीज़ें जो है उनके अंदर होनी चाहिए। ये जितने भी फैक्ट होते हैं उनको बिना व्यास के, कोई भी बयास रखे बिना जो है उसको फैक्ट को सामने लाना, ये उनका एक तरह से एथिकल स्टैंडर्ड के अंदर आता है। फैक्ट चेकिंग, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी होते हैं वो फैक्ट चेकर्स को एम्प्लॉय करते हैं, जो कि कोई भी न्यूज़ है उसकी एक्यूरेसी को वेरीफाई करते हैं पब्लिकेशन से पहले। फैक्ट चेकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फेक न्यूज़ जैसे आ जाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन होता है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए। एडिटोरियल डिसीजन मेकिंग, एडिटर्स और न्यूज़ रूम लीडरशिप बहुत सारे डिसीजंस बनाते हैं, जिसके ऊपर स्टोरीज किस पे कवर करना है, किस तरह से उनको रिप्रेजेंट करना है, इस चीज़ के ऊपर ये डिसीजन पब्लिक परसेप्शन और प्रायोरिटीज़ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। बैलेंस रिपोर्टिंग, बैलेंस रिपोर्टिंग बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए एथिक्स जो है जर्नलिज्म के अंदर आया है की तरह से, जिससे आप जो है कोई भी पर्सपेक्टिव है तो उसको मल्टीपल तरीके से किस तरह से जो है इशू को सामने लाया जाए, रिपोर्ट किया जाए, ताकि रीडर्स या व्यूअर्स हैं उनको अपना ओपिनियन जो है बनाने में मदद करें। टाइमलीनेस, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटी होता है टाइमलीनेस का, जो इवेंट्स जैसे ही हैपन होते हैं उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो पब्लिक को उसको
इन्फॉर्म कर देना। ट्रांसपेरेंसी, सोर्सेज की ट्रांसपेरेंसी, मेथड्स, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, ये जो है बहुत ही इसेंशियल होते हैं पब्लिक ट्रस्ट जो है जर्नलिज्म के अंदर मेंटेन करके रखने के लिए। रिस्पॉन्सिवनेस, मीडिया आउटलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑडियंस के साथ इंगेज होते हैं, उनके फीडबैक्स को एड्रेस करते हैं और अपने एरर्स जितने भी होते हैं उनको प्रॉम्प्टली जो है उनको तुरंत जो है आप समझ लीजिए कि करेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है क्रेडिबिलिटी सोसाइटी में बनी रहती है। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं जिससे न्यूज़ रूम में डाइवर्सिटी पैदा की जा सके, ब्रॉडर रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स और वॉइसेस जो है रिपोर्टिंग में लाई जा सके। जहाँ मेल की रिक्वायरमेंट है वहाँ मेल को इस्तेमाल करते हैं, जहाँ फीमेल की रिक्वायरमेंट है वहाँ फीमेल को इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक मीडिया एक बहुत ही वाइटल रोल सोसाइटी में सर्व करता है। वो इस तरह से सर्व करता है कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पब्लिक डिस्कोर्स को जो है उसको फॉस्टर करता है और इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल बनाता है। ये प्रोसेस जो है सोर्सिंग और रिपोर्टिंग न्यूज़ जो होता है वो एथिकल स्टैंडर्ड, ट्रांसपेरेंटी और कमिटमेंट टू एक्यूरेसी के ऊपर गाइड होते हैं और इनका गोल होता है कि रिलायबल और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन पब्लिक के तक पहुंचाई जाए। तो यहाँ पे हमारा आज का पहला यूनिट ख़त्म होता है। कल मिलेंगे आपसे अगली यूनिट में। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।